दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लेकर आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए सिलियंग आइसलैंड का नेक्स्ट एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगशुआन के सामने उस मैजिकल स्टोन के अंदर से डिवाइन लैंग्वेज निकलकर सामने आ गई। जिंगशुआन उसे यहाँ पर समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हमने तुली को देखा, जो कि अपने फादर की शिप की इंस्पेक्शन करने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, जिससे उसे ये मालूम हो सके कि आखिर उस दिन उसके फादर के साथ क्या हुआ। एल्डर फैंग ने भी यहाँ पर अपनी डीप स्लीप से वापस आने के बाद दोबारा से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर फैंग और लिंगलोंग को देखते हैं। लिंगलोंग यहाँ पर एल्डर फैंग से कहने लगा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जिस पर तो एल्डर फैंग ने भी उसे इजाजत दे दी। अब वो बाहर की तरफ लगे एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, आपको सिखाने के लिए किसी मास्टर को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर तो एल्डर फैंग उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि सब लोग मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ एक तुम ही हो जिसे हमेशा मेरे रूल से मसला होता है। अगर तुमने मेरे से इसी तरह के सवाल करने होते हैं तो फिर मेरी क्लास में मत आया करो। जिससे तो लिंगलोंग को भी ये बात समझ आ चुकी कि एल्डर फैंग को उसकी बात पसंद नहीं आई। इसी वजह से वो एल्डर फैंग को फौरन से ग्रीट करते हुए वहाँ से चला गया। लिंगलोंग के यहाँ से जाने के बाद एल्डर फैंग अपने मास्टर के बारे में याद करती है, जहाँ पर वो अपने सारे के सारे डेसिबल से कह रहे थे, मैं जल्दी यहाँ से प्योर लैंड चला जाऊंगा और मेरे यहाँ से जाने के बाद आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सारे के सारे डेसिबल अपने मास्टर से सवाल करते हुए कहने लगे, आखिर ये प्योर लैंड कहाँ पर है, हम आपको कैसे ढूंढेंगे। अब उनका मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि वो जगह को ढूंढना मुश्किल है क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं। जिस पर तो हमारी छोटी सी एल्डर फैंग भी अपने मन में कह रही थी, प्योर लैंड इस दुनिया में ही नहीं। इसके बाद वो अपने मास्टर से कहने लगी, क्या मैं आपको ढूंढने के लिए प्योर लैंड आ सकती हूँ, मुझे बताएं आखिर ये जगह कहाँ पर है। एल्डर फैंग की ये बात सुनकर उसका मास्टर से जवाब देते हुए कहने लगा, जब तुम एक दफा सुप्रीम कोर्ट लेवल पर पहुंच जाओगी तो तब तुम्हें खुद ही प्योर लैंड का रास्ता मिल जाएगा, तब तक तुम इंतजार करो। ये सब सोचने के बाद एल्डर फैंग यहाँ पर कह रही थी कि ये प्योर लैंड नहीं है, मैं और ज्यादा इस बारे में नहीं सोच सकती, मैंने अपने मास्टर से वादा किया था, मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी, मैं हार नहीं मान सकती। अभी अचानक से हम देखते हैं कि एल्डर फैंग के कपड़ों का कलर फेड होना शुरू हो गया। देखने पर तो ऐसा लगता है कि एल्डर फैंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं। वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील करने लगती है। इसके बाद तो सीन शिफ्ट होकर यहाँ लिंगशी, लिंगलोंग और तुली पर आ गया। तुली तो यहाँ पर कुछ कपड़ों को लिंगशी को दिखाते हुए कह रही थी कि इन कपड़ों को मैं सिलियंग आइसलैंड से अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। लिंगशी ने जैसे ही उन कपड़ों को अपनी पावर्स की मदद से चेक किया तो उसे मालूम हो गया कि ये कपड़े और किसी के नहीं बल्कि तुली के फादर और मदर के थे, जिन्होंने तुली को अडॉप्ट किया था। तुली यहाँ पर लिंगशी को और ज्यादा बताते हुए कहने लगी, उस इंसिडेंट के बाद गाँव वालों ने मेरे घर को जला दिया, जिसमें सब चीजें भी जल गई। मैं सिर्फ इन्हीं कपड़ों को बचाने में कामयाब हो सकी। ये कपड़े मुझे मेरे पेरेंट्स की मेरे साथ मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, इसी वजह से तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। लिंगशी भी उसकी फीलिंग्स को समझ सकती थी, इसीलिए तो वो उसे कहने लगी कि तुम इसकी फिक्र ही मत करो, मैं ये सब देख लूंगी। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि अचानक से एक एरो इनकी तरफ आने लगा, जिसे तो तुली ने वक्त रहते पकड़ लिया। तभी और ज्यादा एरोज लिंगशी की तरफ आगे बढ़ने लगे, जिन्हें तो देखते हुए लिंगशी ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन्हें नीचे गिरा दिया। ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा छोटा सा लिंगलोंग है। लिंगशी अब उसकी इस हरकत पर उसे डांटते हुए कहने लगी, तुमने फिर से यहाँ पर उधम मचाना शुरू कर दिया। लिंगलोंग को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा वो उसे कहने लगा, सिस्टर क्या मेरे साथ खेलेंगी, इसके बाद आपको इससे खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारे के सारे एरोज शाओजी अपनी शिप से लेकर आया है। लिंगलोंग तो यहाँ पर उन एरोज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इधर उधर कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओजी भी पहुँच गया, जिसके हाथ में तो एक काइट भी थी। वो लिंगलोंग को यू अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से एरोस को शूट करते हुए देखकर कहने लगा, इस तरह इस्तेमाल नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो, चलो आजो मैं तुम्हें सिखाता हूँ ये इसे कैसे यूज करते हैं। इसके बाद तो सब लोग शाओजी के आर्चरी के टैलेंट को देखने के लिए एक हॉल में पहुँच गए, जहाँ पर तो हमारा छोटा सा लिंगलोंग बहुत सारे फ्रूट्स को लिए हुए खड़ा था। शाओजी भी यहाँ पर लिंगलोंग को इशारा करते हुए कहने लगा, फ्रूट्स को हवा में उछाल दो। जो सुनने के बाद तो लिंगलोंग ने फौरन से ऐसा कर दिया। शाओजी ने भी यहाँ पर अपनी आर्चरी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे फ्रूट्स को सामने की तरफ मौजूद बोर्ड पर लगा दिया। ये देखने के बाद तो ये तीनों ही हैरान हो गए। शाओजी भी यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए कहने लगा, हम ह्यूमंस को सही निशाना लगाने के लिए किसी मैजिकल पावर्स की कोई जरूरत नहीं। हमारा छोटा सा लिंगलोंग भी कहीं पीछे रहने वाला था। वो फौरन से शाओजी के पास जाते हुए कहने लगा कि मैं भी ट्राई करूंगा। ये कहते साथ ही उसने शाओजी के हाथ से फौरन से बो ले लिया। लिंगलोंग अब बो को लिए हुए इतने कॉन्फिडेंस से खड़ा था कि जैसे उसका निशाना सीधा जाकर
जाकर बोट पर ही लगेगा, लेकिन उस एरो ने तो बोट को छुआ भी नहीं बल्कि वो साइड से गुजरते हुए पानी में गिर गया। ये देखने के बाद लिंगडोंग तो मुंह बनाते हुए कहने लगा, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा निशाना खराब है, जरूर इस बो में कोई मसला होगा। उसकी ये बात सुनकर तुली आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, लाओ ये बो मुझे दो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि आखिर सही निशाना कैसे लगाते हैं। इससे पहले कि तुली अपनी आर्चरी स्किल को दिखा पाती, वहाँ पर फौरन से शाओजी पहुँच गया, जो कि तुली को रोकते हुए कहने लगा, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। शाओजी ने तुली को यहाँ पर इसलिए मना किया क्योंकि उसे लग रहा था कि तुली तो इस बो को तोड़ ही देगी, क्योंकि उसके पास तो इतनी स्ट्रेंथ है कि उसने तो बोट तक को हिला दिया, ये तो फिर एक छोटा सा बो है। इसी वजह से वो साइड पर पड़े स्टोन पिलर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, तुली ये मैं स्टोन पिलर तुम्हारे लिए लाया था, तुम इससे खेलो। शाओजी की बात सुनने के बाद तुली को भी समझ आ चुका कि वो नहीं चाहता कि वो इस बो के साथ खेले, इसीलिए वो फौरन से उसे लिंगशी को देते हुए कहती है कि तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करती। लिंगशी ने भी कुछ देर सोचने के बाद उस बो को हाथ में ले लिया। शाओजी भी यहाँ पर उसे गाइड कर रहा था कि आखिर वो सही निशाना किस तरह से ले सकती है, और वो ये बताते बताते लिंगशी के काफी ज्यादा करीब आ गया। तभी वहाँ पर अचानक से एल्डर यूमोहाई भी पहुँच गई। अपनी मदर और ग्रैंडमा को वहाँ पर देखकर तो लिंगशी एम्बैरस ही हो गई, इसीलिए वो फौरन से बो को शाओजी को देखते हुए वहाँ से जाने लगी। इसके बाद तो सीन शिफ्ट होकर यहाँ एल्डर चैंग और चैंग वई पर आ गया। चैंग वई यहाँ पर एल्डर चैंग से सवाल करते हुए कह रहा था, ग्रैंडपा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं इतने इम्पोर्टेंट मैटर को हैंडल करूं। मेरे ख्याल से तो ऐसे दिमाग खाने वाली चीजों को तो डैड को ही करना चाहिए, वो इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। जिस पर तो एल्डर चैंग गुस्सा होते हुए कहने लगे, बेवकूफ इंसान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी फैमिली के सीक्रेट्स को खुद ही हजारों लोगों में बांट दूं। लेकिन चैंग वई का तो फिर भी कोई मूड नहीं बन रहा था इस जिम्मेदारी को लेने का, इसीलिए वो फौरन से जवाब देते हुए कहने लगा, मैं इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ कि इस तरह के मैटर को हैंडल कर सकूं। अगर मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर भी लिया तो हमारी फैमिली में तबाही मच जाएगी। जिस पर तो एल्डर चैंग उससे कहता है कि क्यों, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे फादर को नहीं दे सकता क्योंकि वो एक आउटसाइडर है और तुम्हारी मदर के बारे में तो तुम अच्छे से ही जानते हो। इसी वजह से हमारी फैमिली में तुम और तुम्हारा भाई ही भरोसा करने के काबिल है। अपने ग्रैंडफादर की सारी बातें सुनने के बाद चैंग वई भी अब एग्री हो चुका। वो फौरन से बोलते हुए कहने लगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपके लिए हमारी फैमिली को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका। अगर आप हमारे साथ ना होते तो हमारी फैमिली सिलियांग आइसलैंड पर कभी भी इतनी रिस्पेक्टेड ना होती। आपने इतने साल अच्छे और बुरे चीजों का सामना किया, लेकिन अब आपके फिक्र करने के दिन खत्म हो चुके। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसे जल्द से जल्द सीखूं कि इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। एल्डर चैंग यहाँ पर चैंग वई से सवाल करते हुए कहने लगे, क्या तुम फैमिली के हेड की पोजीशन के लिए फाइट नहीं करोगे? जिस पर तो चैंग वई उसे जवाब देते हुए कहने लगा, आइसलैंड पर मेरे से ज्यादा पॉपुलर तो श्वान है और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा सुटेबल है आपका पार्टनर बनने के लिए। आपने इतने साल उसे मेडिसिन की प्रैक्टिस करने की इजाजत दी। मेरे ख्याल से तो आप यही चाहते हैं कि चैंग श्वान ही हमारी फैमिली का हेड बने। ये सुनकर तो एल्डर चैंग उसे जवाब देते हुए कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है फैमिली का बॉस बनना? मेरे ख्याल से तो वो टेस्ट को भी पास नहीं कर सकता। हमें ये जगह चैंग फैमिली के एंसेस्टर के बहुत सारे सेक्रीफाइस के बाद मिली और ये हमारी फैमिली का एक कीमती खजाना है। ये कहते साथ ही एल्डर चैंग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया और वो एक फायर बॉल को चैंग वई की बॉडी में डाल देता है। साथ ही साथ एल्डर चैंग यहाँ पर कह रहा था, आज से मैंने तुम्हें ये कंट्रोल दे दिया, मेरे बाद तुम इस फैमिली को कंट्रोल करोगे। जबकि चैंग वई की तो बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर निकल रही थी, जिसकी वजह से उसे काफी पेन हो रहा। सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद चैंग वई भी दोबारा से जमीन पर आ जाता है। अब उसके हाथ में भी एक ऐसी सील बन चुकी थी जिसकी मदद से वो फायर बॉल को कंट्रोल कर सकता है। अब चैंग वई यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को बताता है कि शू फैमिली से एक मैसेज आया था जिसमें उन्होंने बताया कि शाओजी अपनी कुछ चीजों को लेते हुए वापस जाना चाहता है। उसकी बात सुनकर एल्डर चैंग कहने लगा कि अब वक्त आ चुका, उस रास्ते को बंद कर दिया जाए जो कि मोर्टल्स और इमोर्टल्स को जोड़ता है। उनकी इस बात से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे इन्हें उस बीड ब्रेसलेट के बारे में पता है कि वही एक वाहिद रास्ता है मोर्टल्स के यहाँ पर आने का। यहाँ पर इन्होंने क्या प्लानिंग की वो तो हमें आगे जाकर पता चल ही जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर तुली, लिंगशी और शाओजी पर आ गया। तुली तो यहाँ पर परेशान होते हुए कह रही थी, एल्डर फैंग और चैंग वई क्या सच में आज यहाँ पर आएंगे? जिस पर तो लिंगशी उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि हाँ जरूर आएंगे, तुम परेशान मत हो। ये कहते साथ ही उसने शाओजी की तरफ देखा। लिंगशी की नजरें खुद पर देखते साथ ही शाओजी ने तो अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। इन दोनों का भी यहाँ पर शर्माना चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर चैंग वई भी पहुँच गया, जो कि आते साथ ही अपना गंदा सा मुंह खोलते हुए कहने लगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर शू फैमिली ने एक मोर्टल के लिए इतनी रात को हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। तुली भी यहाँ पर शाओजी की बेइज्जती कहाँ ही बर्दाश्त करने वाली थी। वो फौरन से बोलते हुए कहने लगी, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। इससे पहले कि आगे वो चैंग वई की बेइज्जती कर पाती वहाँ पर एल्डर फैंग भी आ गई, जिन्हें तो यहाँ पर देखते साथ ही
इन्होंने ग्रीट करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो चैंग वई, लिंगशी और एल्डर फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिज को बना रहे थे जो कि यहाँ से इन्हें लाइब्रेरी पवेलियन तक लेकर जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ही वो ब्रिज बनकर रेडी हो गया। शाओजी तो उस ब्रिज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश था। वो तुली से कह रहा था कि मैंने आज से पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी, जिस पर तो तुली भी उसे जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं भी आज इसे पहली बारी देख रही हूँ। एल्डर फेंग भी इन सबके पीछे पीछे ही आ रही थी कि अचानक से उसकी नजर नीचे मौजूद पानी पर पड़ गई, जिसे तो देखते साथ ही उसे 10 साल पहले के विजन आना शुरू हो गए। इसी वजह से अब वो और ज्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी। वो तुली को अपने पास बुलाते हुए कहने लगी, ये मेडिकल एग्जामर ले लो क्योंकि मैं अंदर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर तो तुली ने फौरन से उस मेडिकल एग्जामर को ले लिया, जबकि चैंग वई तो उसे पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा था, तुली तुम वहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो, जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम पर वेस्ट कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर तुली तो अपने मन में कह रही थी कि इसकी तो मैं जान ले लूंगी। इसके बाद तुली इन सब लोगों के पीछे ही भाग गई। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर शाओजी की चीजों को रखा गया था। तुली अब यहाँ पर शाओजी की चीजों को उसे वापस करते हुए कहने लगी, ये रही तुम्हारी अमानत। जबकि चैंग वई तो एरोगेंटली उसे बोल रहा था, तुम्हें तुम्हारी चीजें मिल गई ना, अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी हमारे सिलियांग आइसलैंड पर वापस मत आना। वो ये सब अभी कह रहा था कि अचानक से उसके पीछे कुछ अजीब से क्रिएचर आ गए, जिन्हें तो तुली ने वक्त रहते ही देख लिया था। इसीलिए वो चैंग वई से कहती है कि तुम्हारे पीछे। इससे पहले कि चैंग वई को कुछ समझ आ पाता, उस क्रिएचर ने फौरन से चैंग वई पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो वो आयरन गार्ड इन सब लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखते हुए इन लोगों ने भी भागना शुरू कर दिया। वो आयरन गार्ड असल में शाओजी के सामान वाले थैले को हथियाना चाहता था, इसीलिए वो शाओजी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तो शाओजी का सामान हवा में बिखर गया। अब वो आयरन गार्ड बीट ब्रेसलेट को पकड़ने वाला ही था कि लिंगशी ने वक्त रहते ही अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पकड़ लिया। इसके बाद ही आयरन गार्ड्स और इन तीनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। लिंगशी ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन आयरन गार्ड को पकड़ लिया, जिसके बाद तो तुली उनसे सवाल करते हुए कहने लगी, बताओ आखिर तुम्हें इस बीट ब्रेसलेट के बारे में कैसे पता चला। ये सुनने के बाद वो आयरन गार्ड कुछ बोलता है, लेकिन तुली उसे सुन नहीं पाई। इसीलिए वो शाओजी से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुमने सुना कि उन्होंने क्या कहा। शाओजी यहाँ पर तुली की बात का कोई जवाब दे पाता। उन आयरन गार्ड ने खुद को लिंगशी की कैद से आजाद करवा लिया और वो फौरन से इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। ये सब लोग ही अपने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उन आयरन गार्ड से बचने की कोशिश कर रहे थे। तुली यहाँ पर इन सबसे कहने लगी कि इनका गोल सिर्फ और सिर्फ उस बीट ब्रेसलेट को लेना है। यहाँ पर ये लोग जितनी बार भी उन आयरन गार्ड्स को मारते वो दोबारा से उठ खड़े होते। इसी वजह से तुली लिंगशी से ये कहते हुए यहाँ से दूर जाने लगी, हम दोनों का मुकाबला इकट्ठे नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अलग अलग होकर इनसे लड़ना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ जिंगशुआन पर आ गया, जो कि अभी भी उसी डिवाइन लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से वो सारी की सारी डिवाइन लैंग्वेज गायब हो गई। तभी जिंगशुआन की नजर वहाँ पर पड़े फायर गेनोडर्मा पर पड़ गई, जिसे तो देखते हुए जिंगशुआन अपने मन में कह रहा था, आज मैं चैंगरेन से मिलने के लिए जाऊंगा। जिंगशुआन अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके सामने एक स्मोक से लिखा हुआ मैसेज आ गया, जिसे तो पढ़ने के बाद जिंगशुआन काफी ज्यादा परेशान हो चुका। इसीलिए वो फौरन से कहीं भागकर चला गया। ये मैसेज और किसी ने नहीं बल्कि चैंगरेन ने उसे भिजवाया था। चैंगरेन को असल में यहाँ पर एल्डर चैंग के प्लान के बारे में पता चल चुका था। वो तुली और शाओजी को मारना चाहते हैं, इसीलिए उनको बचाने के लिए उन्हें जिंगशुआन को ये मैसेज भेजा, जिसका पता तो यहाँ पर एल्डर चैंग को भी चल चुका था। इसीलिए वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चैंगरेन से कहने लगा, आखिर तुम उस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है और यहाँ पर हम शाओजी को देखते हैं, जिसे तो वो आयरन गार्ड मारने ही वाला था कि वक्त रहते ही लिंगशी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस आयरन गार्ड को रोक लिया। साथ ही साथ लिंगशी शाओजी से कह रही थी कि ये आयरन गार्ड सिर्फ उस बीट ब्रेसलेट को नहीं लेना चाहते, बल्कि ये हमें भी मारना चाहते हैं ताकि हम अपना मुंह ना खोल सकें। मैं सिर्फ इसे थोड़ी देर के लिए ही रोक कर रख सकती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। शाओजी भी कहीं अपनी प्यारी लिंगशी को छोड़कर जाने वाला था, इसलिए वो फौरन से उसके लिए परेशान होते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लिंगशी अब उससे कहती है कि बातें करना बंद करके वो बीट ब्रेसलेट जल्दी से मुझे दे दो, लेकिन शाओजी तो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं करने वाला था। इसी वजह से लिंगशी ने फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शाओजी से उस बीट ब्रेसलेट को ले लिया। अब तो वो आयरन गार्ड शाओजी को छोड़कर लिंगशी के पीछे पड़ चुका था। लिंगशी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो पाई और वो आयरन गार्ड उस पर अटैक करके उसे मारने ही वाला था। लेकिन शाओजी भी अपनी महबूबा को कहीं मरने देने वाला था। इसी वजह से वो वक्त रहते ही लिंगशी के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से तो वो आयरन गार्ड का अटैक लिंगशी के बजाय शाओजी को लग गया। शाओजी के तो मुंह से भी ब्लड आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो गया, क्योंकि शाओजी की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो गई और ये लाइटनिंग एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि दूर खड़ी एल्डर फेंग ने भी
इसे देख लिया, जिसे तो उन्हें भी समझ आ गया कि जैंगडन पवेलियन में कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो जल्दी से उसकी तरफ जाने लगी। यहाँ पर तूली भी उस आयरन गार्ड से फाइट करने में मसरूफ थी और उससे फाइट करते हुए वो सीधा आकर नीचे पानी में गिर गई। उसे लग रहा था कि जैसे उस आयरन गार्ड से उसकी जान छूट गई, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से आयरन गार्ड ने तूली का पाँव पकड़ लिया। लेकिन तूली भी इतनी जल्दी हार कहाँ ही मानने वाली थी। वो उस आयरन गार्ड को दूर पटकते हुए पानी के ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वो अपने मन में कह रही थी कि क्या ये सब किया कराया इमोर्टल्स का है, जबकि लिंगशी तो यहाँ पर शाओजी को अपनी गोद में लिए हुए रो रही थी, क्योंकि शाओजी की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है। लिंगशी तो अपने बचपन के प्यार को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों ही आज मारे जाएंगे, क्योंकि वो आयरन गार्ड दोबारा से इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो आयरन गार्ड इन पर अटैक कर पाता, वहाँ पर एल्डर फैंग पहुँच गई, जो कि उस आयरन गार्ड को मारने ही वाली थी। लेकिन वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हुए उससे बचकर वहाँ से निकल गया। उसके यहाँ से जाने के बाद एल्डर फैंग लिंगशी से सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर ये सब क्या हो रहा था, जिस पर तो लिंगशी उन्हें जवाब देते हुए कहती है, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा था, ये लोग अचानक से ही आ गए और आकर हम पर हमला करना शुरू कर दिया। एल्डर फैंग को यहाँ पर तूली नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो लिंगशी से सवाल करते हुए कहने लगी कि तूली कहाँ पर है, जिस पर तो लिंगशी उन्हें बताती है कि वो एक और आयरन गार्ड के साथ फाइट कर रही थी और उसी वजह से वो नीचे पानी में गिर गई। ये सुनते साथ ही एल्डर फैंग तो फौरन से नीचे की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है अगर तूली को कुछ भी हो गया तो जिंगशान तो यहाँ पर हर चीज को तहस नहस कर देगा। लेकिन रास्ते में ही उसे तूली नजर आ गई, जिसे तो देखने के बाद एल्डर फैंग की सांस में सांस आई। तभी उसके पीछे वही दोबारा से आयरन गार्ड आ गया, जो कि तूली पर अटैक करने ही वाला था, कि अचानक से गायब हो गया और उसे यहाँ से पकड़ कर लेके जाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि जिंगशान था। एल्डर फैंग यहाँ पर तूली से कहने लगी कि तुम ऊपर जाकर शाओजी को देखो, उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। ये सुनकर तो तूली फौरन से ऊपर की तरफ चली गई और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।